हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कि एलएलबी के बाद हम कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और किस प्रकार हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो हम एलएलबी के बाद डिप्लोमा इन टैक्सेशन, डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज़, डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हैं एलएलबी के बाद। और एलएलएम भी कर सकते हैं, वो 2 साल की भी होती है और किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल की भी होती है। तो देखिए, हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न मतलब एग्ज़ाम में हम लिखेंगे कैसे, अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। तो देखिए, डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ का जानेंगे आज हम। देखिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, सेकंड है क्रिमिनोलॉजी, थर्ड है पेनोलॉजी, फोर्थ है फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और फिफ्थ है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, सिक्स्थ है एलिमेंट्स ऑफ सीआरपीसी एंड प्रूफ ऑफ क्रिमिनल ट्रायल सीपीसी। ये 6 सब्जेक्ट हैं आपके और ये किसके हैं, डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ के। तो देखिए, अब हम देखेंगे फर्स्ट पेपर का जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ का कैसे हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। दुराशय से आप क्या समझते हैं, इस सिद्धांत के अपवाद बताइए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस सिद्धांत को किन किन अपराधों में कहाँ तक प्रयोग किया गया है। तो देखिए, इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए। दुराशय मतलब मेन क्रिया से आप क्या समझते हैं और इसके सिद्धांत के अपवाद क्या क्या है और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किन किन अपराधों में कहाँ तक प्रयोग लिया गया। और ये दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, अपराध में मानसिक व शारीरिक तत्वों का साथ साथ होना आवश्यक है, विवेचना कीजिए। इस तरीके से ये 2 प्रकार से क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो देखिए, हम एलएलबी में जब हमने आईपीसी पढ़ी थी तो ये उसके अंदर आता है, ये दुराशय मेंस क्रिया, तो उसी में ही हमने पढ़ा था। ये वहाँ पे से स्टार्टिंग हुई थी ना मेंस क्रिया की। तो देखिए, अभी हम दोबारा से देख लेते हैं कि कैसे लिखना है हमें एग्ज़ाम में। देखिए, पहले लिखेंगे प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना इसलिए लिखते हैं जिससे हमें मतलब एग्जामिनर को ये पता हो जाए कि हम मतलब किसके बारे में समझा रहे हैं। एक मतलब प्रेजेंटेशन ही होती है ना एग्ज़ाम का मतलब। तो देखिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए, प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। समाज को सुसंगठित करने के लिए राज्य कुछ नियम कानून बनाता है, मतलब समाज सुव्यवस्थित बना रहे, उसके लिए क्या करते हैं, कुछ हमारे पास क्या है, कोडिफाइड लॉज है, पुलिस है ना, न्यायालय है। इस प्रकार से ये उसी के बारे में बता रहे हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने से अपराध होता है। जैसे हमने किसी को मारा, किसी की संपत्ति चुराई, तो उसको क्या होगा, अपराध बन गया। तो अपराध व्यक्ति के शरीर व संपत्ति के विरुद्ध होते हैं और इनके संबंध में कुछ विधियाँ संहिताबद्ध की गई हैं। जैसे विधियाँ मतलब जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपी एक्ट, इस तरीके से। और जिससे अपराधों को रोकने से संबंधित प्रयास किए जाते हैं। क्यों बनाई गई विधियाँ, क्योंकि जिससे अपराध को रोका जा सके, जिससे मनुष्य डर के मारे कोई अपराध ना करे। तो देखिए, वो कौन कौन सी विधियाँ हैं। अब यहाँ हम कुछ विधियों के नाम लिखेंगे कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सी विधियों में है। तो कुछ विधियों के हम ऊपर यही लिखेंगे, क्योंकि विधियाँ तो बहुत सारी है और सबके लिख नहीं सकते एग्जाम में। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता और पोक्सो अधिनियम 2012। तो देखिए, 5 प्रकार की विधियाँ लिख दी। मतलब हमने क्या लिखा, हेडिंग कुछ निम्न विधियाँ, मतलब कुछ जो विधियाँ हैं उनके बारे में बता दिया हमने। अब देखिए, आगे लिखेंगे, अपराध के विधिक विकास में 2 मौलिक सिद्धांत विकसित हुए। मतलब अपराध मतलब कैसे हुआ, उसके विधिक विकास में कि अपराध को जानने के लिए 2 सिद्धांत निकाले। तो वो कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं, ये है देखिए 2। अपराध के लिए मन स्थिति की अनिवार्यता, मतलब अपराध जो भी करेगा उसकी मन स्थिति होनी चाहिए कि वो अपराध करने के लिए तैयार है, ऐसे नहीं जोर ज़बरदस्ती करके किसी को मरवाए, वो खुद तैयार होना चाहिए। और दूसरा है, अभियुक्त के बारे में निर्दोष होने की अवधारणा तब तक की जाएगी जब तक कि वह दोष सिद्धि ना कर दिया जाए। मतलब अभियुक्त जब तक, जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और बोला कि यही है अभियुक्त, तो ऐसे नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके लिए कोई प्रूफ ना हो उनके पास, तब तक उसको निर्दोष ही माना जाएगा। जिस तरीके से मैंने ब्लैक पेन से करके लिखा है ब्लू से, इसी प्रकार आपको भी एग्जाम में यूज़ करने हैं ब्लैक और ब्लू पेन, और इसी तरीके से डायग्राम से आपको समझाना है। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था अपराध की मन स्थिति, तो उसके बारे में जाएंगे। अपराध की मन स्थिति को ही मेन क्रिया बोलते हैं, दुराशय। मेन क्रिया एक सुक्ति पर आधारित है। कौन सी सुक्ति पे, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया पे आधारित है, और ये एग्जाम में लिखना है।
देखिए इसका अर्थ क्या है इस उक्ति का। इसका देखिए, मात्र किसी आपराधिक कार्य करने से कोई अपराधी नहीं बनता, उसका मन भी अपराधी होना चाहिए। मतलब उसके मन में होना चाहिए कि मैं किसी को मारूंगा, या मैं ये अपराध करूंगा, या मैं ये चीज़ चुराऊंगा, तो उसके मन में होना चाहिए। जोर जबरदस्ती से कोई किसी को मरवा दिया, उससे नहीं होगा। जो मेंस रिया का जो सिद्धांत है, ये फाउलर बनाम पेस्टे के वाद से आया था। देखिए, इस वाद में न्यायाधीश लॉर्ड कैनियन ने भी यही निर्णय दिया था कि मात्र कार्य किसी को आपराधिक नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी नहीं है। तो ये केस इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह आपराधिक विधि का बड़ा ही पुराना सिद्धांत है। मेंस रिया क्या है, आपराधिक विधि का बहुत बड़ा पुराना सिद्धांत है, और इसमें एक सुक्ति पर 2 बातें निकली थी। पहली तो क्या है कि मन भी होना चाहिए उस कार्य करने के लिए, किसी आपराधिक कार्य करने के लिए। अगर मन नहीं है तो नहीं माना जाएगा उसको आपराधिक कार्य। और दूसरी ये निकली थी कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। मतलब किसी से जोर जबरदस्ती से करवाया गया कार्य है, वो उसका कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स किया गया उस कार्य करने के लिए। अब देखिए, मेंस रिया आंगल विधि में, मतलब जो इंग्लिश कॉमन लॉ चलती थी उसके आधार पे ये 3 केस दिए गए। मैंने नाम लिख दिए हैं, इसमें अंदर के आपकी डिटेल मैं बाद में दे दूंगी, PDF प्रोवाइड करवा दूंगी मैं आपको। देखिए, पहला केस क्या था, आर बनाम आल एलाडे 1837 का था। शेराज बनाम रुडजन। और थर्ड है आपका होप्स बनाम विंचेस्टर कॉरपोरेशन। ये आंगल विधि में आए थे इसके सिद्धांत। अब मेंस रिया का आंगल विधि तो जान लिया, भारतीय स्थिति क्या कहती है इसके बारे में। तो देखिए, भारत में सामान्यतः इंग्लिश कॉमन लॉ में प्रचलित दुराशय का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश कॉमन लॉ के सिद्धांत कम लागू होते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ आपराधिक विधि संहिताबद्ध है, क्योंकि कोडिफाइड है, जो लिख दिया, अपराध सबके मेंशन है। जहाँ कहीं भी दुराशय की आवश्यकता है वो परिभाषा में लिख दिया गया कि दुराशय के अधीन माना जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसे परिभाषा में पूरा डिफाइन कर रखा है। तो देखिए, अब क्या क्या बता रहे हैं भारतीय स्थिति में, क्योंकि क्यों नहीं माना इंग्लिश कॉमन लॉ के सिद्धांत को। तो देखिए, ऐसे कृत्य जो समाज के लिए हानिकारक है, जिसमें आशय के अभाव में दंड देना उचित है। मतलब कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जिसमें आशय को नहीं जाना जाएगा, केवल उसको दंड दिया ही जाएगा अगर वह दोषी सिद्ध हुआ है। तो कौन कौन सा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना धारा 121 में, IPC की धारा 121 में है। राजद्रोह धारा 124 कै में है। अपहरण धारा 362 में, और व्यापहरण 359 में है। तो ये IPC के सेक्शंस हैं, इसमें नहीं माना जाएगा दुराशय को इन सेक्शंस में। अब देखिए, मन स्थिति पर अपवाद, उसमें लिखा था ना क्वेश्चन में भी कि अपवाद क्या क्या है। तो देखिए, अब देख लीजिए, 3 अपवाद है, सार्वजनिक उपताप, आपराधिक अपलेख और न्यायालय की मानहानि। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।